दोस्तों गुड इवनिंग। अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज हम बात करेंगे सार्थक पीडीएस की। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके माध्यम से लोगों को, अपने देश में जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो आपकी इकोनॉमी में है उसको कनेक्ट करके एज ए होल सारी पिक्चर को एक साथ में लाना चाह रहा था। तो हम एक छोटा सा इसके अलग अलग डायमेंशन पहले डिस्कस कर लें जो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। करंट अफेयर में जिनके नए नए नाम आते रहते हैं उन पे नई नई बातें और एक साथ में वो सारी पिक्चर जुड़ नहीं पाती है। हम उस सारी पिक्चर को एक साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये सार्थक पीडीएस क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत क्या आ गया, इस छाते के नीचे कौन कौन आ गया, वो सारी बातें एक साथ में डिस्कस करेंगे। किसी भी देश में जो सरकार होती है उसका पहला उद्देश्य होता है कि जो उसके सिटीजन है, नागरिक हैं, उनको फूड उपलब्ध कराए, भोजन उपलब्ध कराए। यानी कि मानव की जरूरतों में सबसे पहली जरूरत अगर कोई है तो वो भोजन है। हवा तो वैसे ही मिल जाती है, ले लेगा सांस, पानी भी पी लेगा, लेकिन खाना, भोजन जो है उसके लिए करनी पड़ती है अपने को खेती, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करते हैं किसान। किसान जब खेती करते हैं तो वो क्रॉप यानी कि फसलें उगाते हैं। मान लो किसान ने खेती की और उसने फसल उगाई, फसल उगा के वो बाजार में बेचने गया और उस टाइम पर बाजार के सभी लोगों ने एक कार्टेल बनाया, एक ग्रुप बनाया और फसलों के दाम गिरा दिए। किसान के लिए घाटे का सौदा हो गया। तो किसान खेती क्यों करेगा? किसान के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचेगा। तो किसान खेती करे और उसकी फसल मार्केट में एक फिक्स प्राइस पर, मतलब मिनिमम प्राइस तय कर दिया जाए कि उस पे तो बिकी जाएगी, उसके ऊपर बिकेगी, वो बोनस होगा। तो मतलब सरकार किसानों को खेती करवाने के लिए, लगातार अन्न पैदा करवाने के लिए तय करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अलग अलग फसलों के लिए तय किए जाते हैं ताकि किसान खेती करता रहे, वो फसलें उगाती रहे और वो फसलें जो उगेंगी उससे एक तो किसान जो अपने देश में बहुत बड़ी आबादी है इसकी इकोनॉमिक इनकम बनी रहेगी, और दूसरा अगर ये फसल उगाएगा तो वो फसल उगेगी तो लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी का काम करेगी, खाद्य सुरक्षा का काम करेगी, क्योंकि भोजन पहली जरूरत है। सही है। तो एक सवाल बनते हैं अपनी इकोनॉमी में एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कौन तय करता है, ये एक अलग डायमेंशन बन जाता है। हम इसमें आज नहीं जाएंगे, कभी आगे जिक्र करेंगे। अब जब सरकार ने ये गारंटी दी किसान को कि आप तो फसल उगाओ, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हम खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने गेहूं की एमएसपी तय की 3,000 रुपया क्विंटल और सरकार ने इस दाम पर खरीद लिया। अब सरकार की तरफ से ये जो किसान ने उगाया था उसको एमएसपी पे खरीदने वाली एजेंसी कौन है, कौन खरीदता है? तो इसमें एक नाम आता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ये क्या काम करता है एफसीआई? सरकार की वो एजेंसी है जो किसानों से एमएसपी पे जो अनाज उगा है उसको खरीदती है और इसका स्टोरेज करती है, भंडारण करती है। इसके बड़े बड़े गोडाउन है, उसमें इस अनाज को रखती है। लेकिन इसकी ने जितना ये अनाज प्रिक्योरमेंट किया वो सारा का सारा इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो फिर उसके लिए जो इंडिया में वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सीडब्ल्यूसी एक संस्था है जो एफसीआई अनाज खरीदती है, उसको सुरक्षित रूप से भंडारित रखे। क्योंकि अनाज खरीद लिया और उसका स्टोरेज ठीक से नहीं किया तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। किसान ने जो पैदा किया उस दौरान इतने रिसोर्स लगे, सरकार ने इसके लिए पैसा खर्च किया, और अगर ये ग्राहक तक नहीं पहुंचा सुरक्षित तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सरकार के द्वारा जो एमएसपी पे खरीदारी की जाती है वो एफसीआई खरीदारी करता है और इसके स्टोरेज में सीडब्ल्यूसी मदद करता है। ये सारे कैरेक्टर आएंगे अपने पीडीएस में, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो सीडब्ल्यूसी क्या है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। क्या काम करता है? बड़े बड़े वेयर हाउस है। वेयर हाउस किसको कहते हैं? जहां पर सुरक्षित तरीके से अनाज, दालें या फिर जो खराब होने वाली फल सब्जियां हैं, पेरिसेबल गुड है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज हाउस या और कोई भी जो गुड्स है उसको सुरक्षित तरीके से भंडारण करना और उसके ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स से संबंधित सहायताएं उपलब्ध करवाना, ये सीडब्ल्यूसी का काम है। एक चीज और, जो किसी राज्य विशेष में एमएसपी पे ये जो फसल को खरीदा जाता है इसको प्रिक्योरमेंट कहते हैं, और ये प्रिक्योरमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी पे ये अनाज खरीदती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ये जो अनाज खरीदा है या जो फसलें खरीदी है उसको एफसीआई के गोडाउन में या सीडब्ल्यूसी के गोडाउन में स्टोर करवा देती है।
आ गई बात समझ? अब सरकार ने एमएसपी तय की और उस पर अनाज खरीद लिया। अब इस अनाज का सरकार क्या करेगी? सरकार इस अनाज को, एक सिस्टम होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उस पीडीएस सिस्टम के तहत देश के हर गांव कस्बे में खोली गई है राशन की दुकानें, जिनको कहता है फेयर प्राइस सोप, एफएसपी, एपीएस, फेयर प्राइस सोप, उचित मूल्य की दुकानें। तो ये जो अनाज इनमें रखा गया था, उसके अंदर पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू, इन दुकानों के माध्यम से, इन दुकानों को जो चलाते हैं उन्हें डीलर कहा जाता है, राशन के डीलर। उन राशन के डीलर के माध्यम से पूरे देश भर में जो गरीब लोग हैं, जो बाजार की दर पर, जो गेहूं 3,000 रुपए किलो बिक रहा है बाजार में, उस दर पर खरीद के नहीं खा सकते, तो उन लोगों को इस फेयर प्राइस सोप के थ्रू यही 3,000 रुपए वाला जो गेहूं है वो बहुत नाम मात्र की दर पर, यानी कि 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से दे दिया जाता है। कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से? 300 रुपए। सरकार ने खरीदा कितने पे? 3,000 पे, और दिया लोगों को कितने पे? सरकार ने घाटा क्यों खाया? 2700 रुपए क्यों खा लिए बैठे बिठाए? यह सरकार है, कोई प्राइवेट कंपनी है जहां पर घाटे नफे की बात हो? सरकार बनाई किसने है? इस देश के इन्हीं गरीब लोगों ने। सरकार का पहला उद्देश्य क्या है? इस देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अगर यह अनाज इसी भाव बिका तो ज्यादातर लोग तो खरीद के ही नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का पेट भरे। तो क्या यह जिम्मेदारी सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है क्या? सरकार के ऊपर ऐसी कोई बाध्यता है क्या? कानूनी बाध्यता है क्या? बिल्कुल बाध्यता है। हमारी पार्लियामेंट ने सन 2013 में एक एक्ट बनाया था और उस एक्ट का नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये जो सरकार आई उससे जस्ट पहले वाली सरकार जा रही थी, यूपीए, वो जाते जाते बना के गई थी। इसके तहत कहा गया कि देश के ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनमें से 75% पॉपुलेशन और शहरी क्षेत्र में 50% पॉपुलेशन सरकार के द्वारा अगर अनाज खरीद के नहीं खा रही है तो हम उनको सस्ती दरों पर, बहुत ही नाम मात्र के पैसे पर चावल, गेहूं, दालें ये सब उपलब्ध कराएंगे, ताकि भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, भूख से कोई नहीं मरे, भूख से कोई नहीं सोए, सबको खाना मिल पाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए तो भारत का कोई भी नागरिक है, उसका यह कानूनी अधिकार है कि वो सरकार से सस्ती दर पर अनाज प्राप्त करे। आज इसी एनएफएसए के तहत भारत में लगभग 82 करोड़, हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 144 करोड़ कह दो, उसमें से 82 करोड़ लोग इसी सस्ते अनाज का लाभ ले रहे हैं। 81 पॉइंट कुछ है, मैं लमसम ले रहा हूं, 82 करोड़ रुपए, सॉरी 82 करोड़ लोग, इतने लोग सस्ती दर पर अनाज खरीद के खा रहे। यह डाटा हमें डराता भी है, एक तरीके से तकलीफ भी पैदा करता है। क्या भारत की इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसमें से इतने लोग, लगभग आधे, क्या इस कंडीशन में जी रहे हैं जो बाजार में जो अनाज जिस रेट पे बिक रहा है उस पे खरीद के खाने की कंडीशन में नहीं है? अगर सरकार उनको सस्ता अनाज देना बंद कर दे तो भूखमरी की स्थिति यह हो जाएगी कि ये लोग भूख से मर जाएंगे। तकलीफ का विषय है ये। तो इसका मतलब सरकार को विकास की योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए जिससे ये ऐसे लोग जो ग्रास रूट लेवल, लास्ट माइल पर हैं, उनका भी विकास हो पाए। आई बात समझ में? अब सरकार जो ये पूरा सिस्टम चला रही है, इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में भ्रष्टाचार की तकलीफ भी बहुत ज्यादा है। यहां एमएसपी के टाइम पर जब प्रोक्योरमेंट किया जाता है तो यहां पर भ्रष्टाचार होता है, फिर इनके स्टोरेज में भ्रष्टाचार होता है, फिर ये पीडीएस के थ्रू जो टारगेट ऑडियंस है जिनको ये अनाज मिलना चाहिए सस्ता, उसकी बजाय यही अनाज जो सरकार ने इतना घाटा खा के खरीदा है वो वापस बाजार में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत है, लीकेज बहुत है, और इसलिए इसकी मॉनिटरिंग इफेक्टिवली होनी चाहिए। प्लस इनमें से उन लोगों को भी पहचाना जाना चाहिए जो है तो पैसे वाले, लेकिन सरकार की इस मुफ्त अनाज योजना या कम पैसे वाली अनाज योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं। तो इसके लिए इस जो पीडीएस सिस्टम है इसको बनाना पड़ेगा स्मार्ट। क्या बनाना पड़ेगा? यानी कि जो वाकई जिसको जरूरत है उसी को अनाज मिले। जो धाया मस्त आया है, जिसके पास पैसे हैं, 4 पैसे का जुगाड़ है, लेकिन फिर भी लिचड़पना दिखा रहा है,
सस्ते दरों पर अनाज उसको इससे बाहर किया जाना चाहिए, उसको इससे क्या किया जाना चाहिए, बाहर किया जाना चाहिए, उसको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो बस इसी चीज को, इतने सारे डायमेंशन को देखते हुए आज की अपनी खबर है जिसका नाम है सार्थक पीडीएस। क्या नाम रहता है, सार्थक पीडीएस। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब इतने कैरेक्टर अपने को पहले पता होती है, ये पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर होती है, तब उसका पूरा मतलब अपने को समझ में आता है। तो सार्थक पीडीएस में क्या किया गया है, अपने देश में एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति या कमेटी, सीसीईए कहते हैं, सेंट्रल कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर। यह देश की सबसे पावरफुल कमेटी होती है क्योंकि इसमें आर्थिक फैसले लिए जाते हैं। देश में कैसी विकास परियोजनाएं बनेंगी, देश में कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एमएसपी कितना निर्धारित किया जाएगा, विदेशों के साथ आर्थिक संबंध कैसे रखे जाएंगे, यानी कि बहुत ताकतवर फैसले ये कमेटी लेती है। और इसका चेयर हमेशा होता है पीएम, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसी कमेटी ने एक फैसला किया कि जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू गरीबों को जो अनाज दिया जा रहा है उसके लिए एक अम्ब्रेला स्कीम बना ले। अम्ब्रेला का मतलब होता है छतरी, क्या होता है, और छतरी के नीचे जो होता है वो बारिश और धूप दोनों से बच जाता है या उसको सबको प्रोटेक्ट करके चलती है एक साथ। तो ये नाम बहुत कॉमन है, अम्ब्रेला स्कीम्स, मतलब पहले से किसी क्षेत्र में जितनी स्कीम अलग अलग दिशा में चल रही है उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह ले आओ, और वो जो नई स्कीम बनेगी उस स्कीम को बोलेंगे अम्ब्रेला स्कीम, जिसमें छोटी मोटी बिखरी हुई स्कीम है वो सारी एक साथ आ जाएंगी। इससे क्या फायदा होगा, इससे एक ही फील्ड में काम करने वाली स्कीम में सरकार अलग अलग बजट देती है, अलग अलग मॉनिटरिंग करती है, अलग अलग उनमें भ्रष्टाचार होते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस भी कम होती है। इसके बजाय उनको सबको एक साथ करो, इंटीग्रेट करो और फिर वो स्कीम चलाओगे तो मॉनिटरिंग आसान, इफेक्टिव हो जाएंगी, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए अभी इस कमेटी ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 27 मई को एक नया जो है वो सार्थक पीडीएस जो है उसके अम्ब्रेला स्कीम, जितने भी पीडीएस से रिलेटेड 2 स्कीम थी मेनली, उनको जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और ये जो योजना संपर्क पीडीएस है ये कितने टाइम के लिए रहेगी, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2031 तक, यानी कि मैं 5 साल की बात कर रहा हूं बाई एंड लार्ज। ये 5 साल वो होंगे जो 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन का टाइम होगा। 16वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में बना, अरविंद पनगड़िया, उनकी रिकमेंडेशन सेंटर और स्टेट के बीच में फंड के एलोकेशन उससे संबंधित। तो जो 16वां वित्त आयोग होगा, फाइनेंस कमीशन 16th, उसकी रिकमेंडेशन इस टाइम पे रहेगी। तो ये जो आपकी सार्थक पीडीएस है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा इस टाइम तक। इसमें क्या किया जाएगा, जो लोगों को सस्ता अनाज दिया जाएगा उसके तहत जो सरकार पैसे बेयर करेगी, जो सरकार पैसे भरेगी, उसका बजट रखा गया है 25,530 करोड़ रुपए, 25,500 करोड़ रुपए के आसपास, याद रखना 25,530 करोड़ रुपए। इसके कुछ मिसलेनियस पॉइंट हैं, उनको करके एक एक देखते हैं अपन क्या क्या है इसमें। तो इसका पूरा नाम सबसे पहले तो अपने को याद रखना चाहिए, सार्थक पीडीएस का स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। तो मैं इस शब्द की थोड़ी सी व्याख्या पहले कर देता हूं। राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, फॉर एग्जांपल एफसीआई ने वीट, गेहूं को प्रकोर किया, गेहूं को खरीदा, कहां से, किसानों से, लेकिन ये किसान है कहां के, पंजाब के। अब पंजाब में जितना गेहूं पैदा होता है वहां पर उतना लोग गेहूं खाते ही नहीं है। राजस्थान में जितना लोग गेहूं खाते हैं उतना गेहूं पैदा होता नहीं है। तो इसका मतलब एफसीआई ने जो पंजाब में गेहूं खरीदा उसको राजस्थान में लाना है, या मान लो राजस्थान में जो बाजरा खरीदा उसको तमिलनाडु भी पहुंचाना है। तो इसका मतलब एफसीआई का ये जो एमएसपी पे खरीदा गया अनाज या प्रकोर किया गया अनाज है उसको एक से दूसरे राज्य में लाना ले जाना है। अब ट्रांसपोर्टेशन को लेके एक से दूसरे राज्य में अलग अलग नियम कायदे कानून वो होते हैं, उसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर इस स्कीम में, सार्थक पीडीएस में, एक तो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग जो अनाज खरीदा है उसको आसान बनाया जाएगा, और दूसरा ये जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फेयर प्राइस शॉप होती है, उनकी अंदर कोई भी व्यक्ति इनसे जो अनाज लेने आता है, ये जो उसका फेयर प्राइस का डीलर है वो भ्रष्टाचार ना करे और प्लस सही लाभार्थी को ही अनाज मिले, उसको लेकर के इसमें ऑटोमेशन यानी कि एआई और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक तो ये डीलर कोई भी घोटाला नहीं कर पाए,
ये जो सस्ता अनाज है उसको बाजार में बेच के ज्यादा पैसे ना कमा पाए, और प्लस जिसको जरूरत है उसी को ये अनाज मिल पाए। तो इसका मतलब इसमें यूज किया जाएगा एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का, जिसके माध्यम से ये पीडीएस सिस्टम जो है ज्यादा स्मार्ट और बेहतर हो पाएगा। तो ये जो है वो अपना सार्थक पीडीएस, इसका पूरा नाम होता है स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग एंड इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस, ये इसका पूरा नाम है। अब ये दो पहले से चल रही स्कीम को एक साथ मिला के किया गया। पहली स्कीम कौन सी, जो अपना एनएफएसए, अभी थोड़ी देर पहले अपने जिक्र किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत एक राज्य में खरीद के अनाज दूसरे राज्य में जो ले जाया जा रहा है, उस दौरान कोई भी हसल बसल या कोई भी तरीके की परेशानी ना हो, प्लस जो फेयर प्राइस डीलर जो हैं उनको ये काम करने के दौरान एक निश्चित मार्जिन मिले। अच्छा एक बात बताओ, इस पे थोड़ा डायमेंशन और डिस्कस कर ले। ये जो फेयर प्राइस सोप होती है, क्या इसके ऊपर, जिसको हम राशन डीलर कहते हैं, ये व्यक्ति सरकारी नौकरी का होता है क्या? नहीं, ये कोई एक कमीशन एजेंट की तरह काम करता है। सरकार इसको कहती है कि आपको हम एक जो है वो एक तरीके से परमिट करते हैं कि आप एक फेयर प्राइस शॉप खोलो, इसके ऊपर जो गरीब लोगों को आप अनाज बांटोगे उस दौरान आपको दुकान का किराया, आप अगर अकेले या आपके साथ कोई व्यक्ति रहा उसका तनख्वाह, इस दौरान आप एफसीआई के गोडाउन से लेकर अपनी दुकान तक जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, प्लस आपका कुछ कमीशन बनता है, तो ये सारा हिस्सा आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके बदले जो सरकार गरीबों को अनाज बांट रही है उस अनाज को बांट के और उसके जो नाम मात्र के पैसे हैं वो वापस सरकार को जमा करा दो। तो इसमें कोई भी डीलर फेयर प्राइस शॉप पे कब काम करेगा, जब उसको टाइम टू टाइम इस काम के दौरान जो मार्जिन मिलता है वो सही तरीके से मिलता रहे, है ना। और इस दौरान क्या होगा कि मान लो हमने एक बात और की, ये जो एमएसपी पे अनाज का प्रोक्योरमेंट करना है एफसीआई को, लेकिन हमने जिक्र किया कि स्टेट गवर्नमेंट भी एफसीआई की मदद करती है प्रोक्योरमेंट में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस दौरान अनाज खरीद रही है सपोज 3,000 रुपए क्विंटल, और वो अनाज बिक रहा है 300 रुपए क्विंटल, तो ये जो 2700 रुपए राज्य सरकार को वहन करने पड़े हैं, ये केंद्र सरकार उसको गैप के रूप में देती है, वो इसका भुगतान करती है। इसका मतलब राज्य की एजेंसियों की भी सहायता इसके तहत की जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ये दो योजनाएं, एक तो जो डीलर की दुकानें हैं उसको ज्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंट बनाना, और अनाज जो खरीदा गया है दो राज्यों के बीच में उसके ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल बेहतर बनाना, ये दो इसके मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद जो पीडीएस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार होता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जो पैसे का गैप होता है, उन सबको ज्यादा बेहतर तरीके से ये सार्थक पीडीएस सिस्टम कर पाएगा। तो बस ये इसका, अब इस दौरान जो है वो कब तक चलेगी, जो अपने बोला था कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2031 16वें वित्त आयोग का जो टाइम रहेगा उस दौरान ये चलेगा। बजट कितना रखा गया है, 25,530 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जो है वो पे करेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोक्योरमेंट राज्य सरकारों के फंडिंग में। इसके लाभार्थी कौन होंगे, जिनका राशन कार्ड बना हुआ है। राशन कार्ड किनका बना होता है, गरीब लोगों का, अलग अलग टाइप के राशन कार्ड होते हैं। और जो लाभार्थी है किसमें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने लोग हैं, अपने 82 करोड़ की बात की थी, कितने हैं 81.35 करोड़। इसका उद्देश्य आधुनिक पीडीएस प्रणाली को आधुनिक बनाना, एआई के आधार पर जो फर्जी लोग हैं उनको रोकना, और ये जो है वो सही लोगों तक अनाज पहुंचाए, वो सारी बातें इसमें करना टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब जब ये सवाल बना तो अपने दिमाग में एक चीज और आई कि भाई ऐसे वाले जो पीडीएस से संबंधित हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग से संबंधित हैं, एफसीआई से संबंधित हैं, उनको लेकर कुछ पोर्टल बने हुए पहले से, अलग अलग छोटे छोटे उनकी भी खबरें आती रहती है। तो वो अपने को जितने पोर्टल मिले, चाहे वो एफसीआई के हैं चाहे वो सीडब्ल्यूसी के हैं, उन सबको उठाया और इसके साथ अपन ने अटैच कर दिया, ताकि उन पे भी कोई सवाल निकले तो अपन उसको सोल्व करने की कंडीशन में हो। जैसे कि एक है भंडारण 360। अब भंडारण का काम किसका है, सीडब्ल्यूसी का। तो सीडब्ल्यूसी के द्वारा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा प्रकोर किया गया अनाज या दूसरा मटेरियल या जिसका कोल्ड स्टोरेज में जमा करना है, उसके खरीदने से लेकर के और एंड यूजर तक पहुंचाने के दौरान जो आदमी काम करे, पैसा लगे, मार्केटिंग, सब चीजों में जो खर्चा आता है, उसको ट्रांसपेरेंट वे में इस पोर्टल के थ्रू सरकार के सामने रखना, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना हो।
स्मार्ट गवर्नेंस की बात ही। अब इसके अंदर जो है वो अलग अलग सरकार की एजेंसी इसमें मदद कर रही है। दूसरा स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम। इसमें क्या होगा कि कोई भी वेयर हाउस बनाया, उसमें बाहर से मटेरियल आया और उससे अंदर से मटेरियल बाहर निकला। इस दौरान उनकी गाड़ियों की रियल टाइम ट्रैकिंग जीपीएस की मदद से, वो जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे कि एआई का यूज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज, फास्टैग का यूज, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज, या फिर जो वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का यूज करके उसकी सही टाइम पर ट्रैकिंग करके बाजार में वो गलत भाव पर नहीं बिक जाए या उसका कोई गबन का मामला ना हो, उन सब के लिए एआई आधारित स्मार्ट तरीके से वेयर हाउस सिस्टम को, यानी कि किसान के यहां से खरीद के वेयर हाउस में जमा, कितनी क्वांटिटी एनी टाइम वहां पर है, स्टॉक कितना है, फिर कब गाड़ी निकली, कहां पहुंची, कितना माल आगे पहुंचा, वो सारी चीजें अप टू डेट इस प्लेटफॉर्म पर अपडेट रखता है। तो पहला कौन सा हुआ? सेंट्रल वेयर हाउस का भंडारण, यानी कि भंडारण का काम CWC 360। ये जो है वो भंडारण और लॉजिस्टिक्स से संबंधित जो भी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनका ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करता है, एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम। तीसरा जो है वो अन्न दर्पण। ये अन्न दर्पण एफसीआई के द्वारा बनाया गया है कि किसानों से जो हम खरीद रहे हैं, फिर उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर पीडीएस तक उसको पहुंचा रहे हैं, बिक रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें काम करने वाले लोग कैसे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है डीलर वगैरह उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब चीजें इस एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबको जोड़ के और उससे जो है वो किसान से लेकर और ग्राहक तक सही मामले में सारी चीजें पहुंचे, उसको ऑनलाइन ट्रैक करने का एक पोर्टल है जिसका नाम है अन्न दर्पण या प्लेटफॉर्म है अन्न दर्पण। इसी प्रकार आशा का है अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन। अब जो मान लो पीडीएस दुकान से किसी ग्राहक ने कोई अनाज खरीदा या राशन खरीदा, वो राशन की क्वालिटी कैसी है, ये डीलर टाइम पे राशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसमें कोई भी क्वांटिटी में तोल वोल में गड़बड़ कर रहा है क्या, उसका व्यवहार कैसा है, कोई आसपास भ्रष्टाचार की शिकायत है कि नहीं है। तो एक तरीके से इन सब चीजों को लेकर पीडीएस का एक फीडबैक सिस्टम है जो एआई पर आधारित है, जिसका नाम है आशा। अब ये आशा सिस्टम हर राज्य की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से एआई का यूज करके, जैसे एक सिंपल सा मोबाइल किसके पास है, उसने इस आशा जो वो प्लेटफॉर्म पर गया और वहां पर उससे पूछा जाएगा, जैसे उसको कोई भी टाइप नहीं करना था तो वो सवाल पूछा जाएगा वो इसमें कि भाई तुम्हें अनाज टाइम पे मिला, वो बोलेगा यस या हां, या जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो दर्ज हो जाएगा। क्या आप अनाज की क्वालिटी से संतुष्ट हैं, वो हां या ना जो बोलेगा हो जाएगा। क्या आपके फेयर प्राइस डीलर का स्वभाव आपके प्रति सम्मानजनक है, वो हो जाएगा। तो सरकार को एक बेहतर फीडबैक मिल पाएगा कि इस पीडीएस में कौन सी लेवल पर कहां गड़बड़ी है, और उसके लिए एआई आधारित जो पोर्टल है उसका नाम क्या है? आशा है। क्या नाम है? बहुभाषी अलग अलग जगहों पर एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेहतर फीडबैक के लिए काम करता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पर एआई का यूज हो रहा है, तो मेंस में फोल्डर पॉइंट के रूप में काम में ले सकते हो। जैसे पीडीएस जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होते हैं, उसमें आशा जैसे पोर्टल एआई जो है वो अपनी मदद कर सकता है, तो उधर भी रिवर्स तरीके से इसको काम में लिया जा सकता है। फिर उसके बाद में एक स्कैन पोर्टल है जिसका पूरा नाम है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए। नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वही बात जो अपन ने की थी उसका पोर्टल है। स्टेट गवर्नमेंट जब प्रोक्योर करती है अनाज, और मान लो 3000 पे प्रोक्योर किया और सरकार को बेचना पड़ा वो ग्राहकों को 300 में, तो ये जो 2700 रुपए का गैप है, उस गैप को भरने के लिए सरकार, राज्य सरकारें अप्लाई करेंगी कहां पर? स्कैन पोर्टल पर। और केंद्र सरकार ये जो 2700 रुपए है वो इस स्कैन पोर्टल के माध्यम से उनके दावों का निपटान करने में ट्रांसपेरेंट तरीके से, इतना खर्च किया, इतना हमारा घर से लग गया, चलो भाई बचा हुआ पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो, वो स्कैन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। एक है अन्न पूर्ति ग्रेन एटीएम। ये क्या है? वर्ल्ड फूड जो वो प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम है, जिसमें क्या है, दुनिया में किसी भी देश में कहीं भी कोई नागरिक है उसको भूख लगेगी, और मनुष्यता की गरिमा या मानवता की गरिमा का पहला कायदा है कि उसको सम्मानजनक तरीके से जो वो अनाज मिलना चाहिए। मनुष्य कोई जानवर नहीं है कि उसको बहुत ही जानवर की भांति ट्रीट करके और जो वो बिना सेंसिटिव तरीके के उसको फूड परोसा जाए। तो उसके लिए बहुत कम दाम पर वो पैसे जमा कराए और एक फूड ग्रेन एटीएम लगे हैं, उससे उसको सही क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी का फूड मिल जाए। तो बायोमेट्रिक आधार पर जो भी व्यक्ति है उसकी पहचान होगी
और उस आधार पर उसको एटीएम से जैसे पैसे निकलते हैं वैसे सही मात्रा में और सही गुणवत्ता का फूड उसको मिल जाए। फिर स्मार्ट पीडीएस क्या है? वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो एफसीआई से चला और लास्ट में जो व्यक्ति तक पहुंचा, उस दौरान सारी चीजें बेहतर तरीके से हो, प्लस जो ग्राहक हैं उनका सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो, ऑथेंटिफिकेशन हो, और सभी जो है ग्राहकों को कोई शिकायत है डीलर से संबंधित या कोई भी, उसकी सही तरीके से निपटारा हो। तो ये सारी चीजें स्मार्ट पीडीएस का हिस्सा होती है। तो कुल मिला के अपन ने इसके रिलेटेड जो मैक्सिमम थे उनकी तो बात की। उसके बाद में एक अन्न चक्र नाम की जो है वो एक तरीके से प्रणाली को शुरू किया गया है, जिसका मतलब क्या है कि पीडीएस के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी अनाज खरीदने या एंड यूजर तक पहुंचने के दौरान कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो उसका टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशन करने के लिए एक अन्न चक्र जो है वो स्मार्ट एआई आधारित या यूं कहे टेक्नोलॉजी बेस्ड पहल या प्रणाली शुरू की गई है। एक दर्पण डिपो है जिसमें वेयर हाउस के अंदर कहां पर कितनी जगह है, कितना है, उन सबको दिखाने के लिए कहां पर कितनी स्टोरेज हो सकती है, कितनी जगह खाली है, उसके लिए जो है वो किया गया है। फिर जो सरकार प्रोक्योर करती है अनाज को तो वो अच्छी क्वालिटी का या नहीं है, उसके लिए मशीन है। आजकल देखते हैं हर जो मंडी के अंदर जो कोई भी व्यक्ति है, व्यापारी है, वो गेहूं लेकर गया किसान, उसकी एक मुट्ठी भर के उस मशीन में डालता है और वो बता देता है इतनी मॉइस्चर है, इतना इसमें ये है, इतना वो है। या सरसों लेके गए तो उसको डालेगा इतना ऑयल कंटेंट है, इतनी ये सब है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर। उसकी सही क्वालिटी है, उस हिसाब से उसका रेट तय हो जाता है कि इस ग्रेड का आपका अनाज है और आपको इतना पैसा इसमें मिलेगा। आई बात समझ? तो इतने अलग अलग टाइप के ये टर्मिनोलॉजी या सिंगल वर्ड वाले सवाल थे जिनको अपन ने एक साथ में कवर किया। कुछ चीजें आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, बाकी अपना आज का था सार्थक पीडीएस वाला मैन। उसके बाद में एक सवाल सोल्व करके बताओ मुझे, फिर एक छोटी सी खबर और है उसको अपन करेंगे, वो भी एग्जाम में आने लायक है। हैं? तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका सही आंसर टिक करें, और उसके बाद हम जो दूसरी आज एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अभ्युदय का मतलब क्या होता है? उत्थान। कोई भी जो समाज का वंचित कुचला दबा वर्ग है उसको राइज करना, उसको उत्थान करना, उसको आगे बढ़ाना, इसी को कहते हैं अभ्युदय। यही होता है। तो प्रधानमंत्री जो अपनी सोसाइटी के अंदर वो कास्ट जिनकी शेड्यूल बनाई गई है, सूची में जिनका नाम लिखा गया है अनुसूचित जाति, उनके उत्थान के लिए एक स्कीम शुरू की जिसका नाम है पीएम अजय। शॉर्ट में क्या हो जाएगा? पीएम अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। कब स्टार्ट हुई थी? 2021 में। क्या उद्देश्य था? अपने देश में जो एससी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको ज्यादा बेहतर जो है वो मिल पाए, ज्यादा अच्छे अवसर मिल पाए और उनको भी सोसाइटी के अंदर अपने विकास के उचित अवसर प्राप्त हो पाए। तो उसके लिए सन 2021-22 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये स्कीम जो है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसे इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके अंदर जो है वो देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक उत्थान हो, राइज करे, वो इकोनॉमिकली भी यानी कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बने, और सोशल इक्वलिटी, अगर कहीं पर इस तरीके की समस्या आती है तो उनको कोई इनकन्वीनियंस या सामाजिक असमानता का सामना नहीं करना पड़े। ये जो प्रधानमंत्री अजय योजना है उसको नई योजना नहीं है, पहले से चल रही 3 योजनाओं को मिला के बनाया गया। तो पहला सवाल तो यह बन गया प्रधानमंत्री अजय योजना जो है वो कौन सी पहली वाली स्कीम को मिला के? एक तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरा अनुसूचित जाति उपयोजन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, और बाबू जगजीवन राम जो एससी एसटी वर्ग के छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल की योजना है। उन तीनों को इसका इंप्लीमेंटेशन हमेशा यही डिपार्टमेंट करता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सोशल जस्टिस एंड अपना जो है वो राइट वाला जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है वो इसका इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री अजय योजना हो गई। उसके तहत किया क्या जा रहा है? ये जो योजना है पीएम अजय, ये देश के 28 राज्यों में लागू है। कहां पर? 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। कहां लागू नहीं है? नॉर्थ ईस्ट के जो है वो टोटल 4 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मेघालय, मिजोरम क्यों नहीं लागू की गई यहां पर? क्योंकि यहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ना के बराबर है ही नहीं, एसटी के लोग ज्यादा हैं। फिर केंद्र शासित प्रदेश में आ गया आपका अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप, इनमें भी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप 5 अपनी यूनियन टेरिटरी, और 5 और 4 नो के अंदर यह लागू नहीं है। उद्देश्य क्या है? गांव के लेवल पर जहां सोशल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा देखा जाता है, उसमें सोशल जस्टिस और लोगों को, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनको आर्थिक लाभ देना, सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं में उनके लिए विशेष अनुदान और छात्रावासों का निर्माण, ताकि पढ़ाई लिखाई करके उनको समान अवसर और आगे बढ़ने की जो है वो लाभ मिल पाए। अब क्या किया गया है? इस प्रधानमंत्री अजय योजना का इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या किया गया है? अपने सेंटर में मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कौन सी मिनिस्ट्री के? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उन्होंने जो है पीएम अजय योजना बहुत क्वालिटीपूर्ण और तेजी से लागू हो, उसके लिए एक तो पोर्टल जारी किया है और एक मोबाइल ऐप जारी किया है। पोर्टल का नाम क्या है? पीएम अजय पोर्टल, और ऐप का नाम क्या है? पीएम मोबाइल अजय ऐप। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे वो जो तीनों स्कीम है उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक हो रहा है क्या? बजट ठीक से लाभार्थी तक सभी योजनाएं पहुंच रही है क्या? या फिर जो इसके लाभार्थी हैं, जो जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियरी है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के, उसका अपना अप्लाई करके स्कॉलरशिप जो भी उनको मिल पाए, उनको इस योजना के संचालन में या इंप्लीमेंटेशन में आसानी रहे, वो सारे जो है वो इसमें सुविधाएं विकसित की गई है, पोर्टल में और दूसरा इसमें मोबाइल ऐप में, इन दोनों में ये सुविधाएं दी गई है। तो ये अपना दूसरा आज का टॉपिक है। तो अब इससे रिलेटेड भी एक सवाल अपन ने बनाया, पीएम अजय से रिलेटेड, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। लास्ट ऑप्शन नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका आंसर जो है वो टाइप करें अपने कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, कल किसी नई और स्कीम के साथ में अपन फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।